क्वेश्चन। हर्ष जीवन चरित्र के बारे में बताइए। तो हर्ष जीवन चरित्र के बारे में उसकी उपलब्धि भी पूछा जाता है, या हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम बड़ा राजा हुआ, इसकी विवेचना करने के लिए कहता है। तो अब सुनो, जब भारतीय शासन भारतीय शासक के रूप में बात होगी तो हर्षवर्धन एक विशिष्ट चरित्र रहा है। 7वीं सदी के समय में राजनीतिक मंच पर एक प्रभावशाली, क्रांतिकारी और वैभव चरित्र वाले व्यक्ति का आगमन होता है, और वही हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है। जब हम हर्ष चरित्र का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति था, जो वैध वर्ण का था, और वह शैव का भक्त था। किंतु जहाँ तक हर्ष के अभिलेखों से इस बात की भी जानकारी मिल जाती है कि नरवर्धन ने करीब 5वीं सदी के अंत में तथा 6ठी सदी के शुरू में वर्धन वंश की स्थापना की। उसके बाद राज्यावर्धन हुआ, और फिर आदित्य वर्धन, जिसने कि अपने परवर्ती गुप्त शासक महासेन गुप्त की बहन महासेन गुप्त का भतीजा के साथ वह महाराज धीराज और परम भट्टारक की उपाधियां भी प्राप्त की थी। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ और बातें भी जान लेना आवश्यक हो पाता है। ये जहाँ तक बात है, जो ये प्रभाकर वर्धन भी इसमें शासक के रूप में अपने को स्थापित किया। इसके बाद उसका बड़ा पुत्र जो था राजवर्धन, वे शासन की जिम्मेवारी ली, और उसके कंधे पर जब आया तो उनका प्रभाकर वर्धन की राज व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, और राजवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन पिताजी के मृत्यु को भूल भी नहीं पाए थे, क्योंकि राजवर्धन जो है पिता की मृत्यु के बाद ही शासक बने थे। उन्हें यह भी घटना देखनी पड़ी कि उनकी बहनोई जो हैं ग्रीवर्धन को मालवा के शासक देवगुप्त ने मार डाला है, और उसकी प्रिय बहन राजश्री को जेल खाने के अंदर कर दिया है। यह समाचार सुनते ही राजवर्धन शत्रु से बदला लेने के लिए अपने में एक कसम ले लेता है, और वह बहुत ज़्यादा सेना नहीं, एक खास टुकड़ी लेकर के वह भंडी की तरफ, जो उसका प्रभाव क्षेत्र पड़ता था, उधर बढ़ पड़ता है। तो होता है क्या, ये हर्ष के पीछे एक साम्राज्य रह जाती है, और भाई उन्हें हर्षवर्धन को इसके रक्षा के लिए भार दे करके चल देता है, और वह आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद सर्वप्रथम वह देवगुप्त को मार डालता है। इसके अलावे राजवर्धन के साथ एक धोखा भी होता है, चूँकि उसके साथ सीमित सेना थी, और वह शशांक से सीधी लड़ाई की, और वह वहाँ मारा गया। अब देखो, कनौज पर ये शशांक का अधिकार हो गया। राजवर्धन के मृत्यु के बाद अत्यंत भारी हृदय हो जाता है और लोगों का, जब राज्य में यह समाचार मिलती है। तो छोटा भाई पर 707 ईस्वी की बात है, उसमें सारे उनके जो सलाहकार थे या मंत्री थे, उन्होंने बागडोर संभालने की बात कही।
तो वह बागडोर संभाला और सर्वप्रथम उन्होंने कार्य किया जो उनकी बहन जो बंदी गृह में था उसको छुड़ाना और भाई का बदला लेने की बात सो उन्होंने ठान ली और गौड़ को मिटा देना उनके शपथ में था। देश में शांति स्थापित करना खास करके वह अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाया और इन सारे बातों को सो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। फिर बहन को भी बंदी गृह से छुड़ाया और राज्य में जनता के शासन के ये शांति शासन देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सो उपलब्धियां भी प्राप्त की। ये राजश्री प्राप्ति और शशांक के विरुद्ध सो अभियान वह राजश्री को प्राप्त करने के लिए और शशांक से बदला लेने के लिए सो विशाल सेना का संगठन किया और अभियान में निकल पड़े। रास्ते में सो हसवेग मिला जो कामरूप का शासक सो भास्कर वर्धन, यह अभी क्षेत्र पड़ जाता तुमको असम के बगल का, तो यह असम भी उसके अधीन आ जाता है जो असम राज्य भी है। तो ये भास्कर वर्धन का सो विश्वसनीय दूत और शशांक के विरुद्ध हर्ष की अस्थाई संबंध बनाने हेतु सो कई कीमती उपहार भी लाया था। हर्ष ने सो हर्षपूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वह आगे बढ़ा। शीघ्र ही भंडी द्वारा सो उसे पता चलता है कि राजश्री छोड़ दी गई है, परंतु घने जंगलों में कहीं चली गई है। कुछ समय के लिए सो हर्ष गौड़ के शासक के विरुद्ध अपना अभियान टाल सो माधव गुप्त और अन्य सहायक राजाओं के साथ सो राजश्री की खोज में निकल गया। संयोगवश बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र मिला और उसकी सहायता से वह राजश्री को प्राप्त करने में सफल रहे। राजश्री को प्राप्त करके इसके बाद शशांक के विरुद्ध टाले अभियान को पुनः आरंभ कर दिया और बुद्धिमत्तापूर्ण वह लड़ते रहे और मुकाबला हुआ और हर्ष चरित से जो हमको बातें मिलती है दोनों के बीच मुकाबले बहुत गंभीर नहीं थे, लेकिन अंत में उन्हें सो यह विजय मिला। साथ ही साथ हर्ष अपने साम्राज्य के राज करने के लिए सो पुरवर्धन को ये सो भार सौंपा। इसके बाद हर्ष गौड़ पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ इनकी यह विजय श्री की अभियान जो थी वह बढ़ती रही। अब उनका आकांक्षा कन्नौज की प्राप्ति का हो गया। कन्नौज में उस समय में कोई शासक नहीं था, इसलिए बाहरी और आंतरिक गड़बड़ी वहाँ व्याप्त थी। राजश्री शासन का भार सो वहन करना चाहती नहीं थी। मंत्री कन्नौज की बागडोर हर्ष को सौंपना चाहते थे। हर्ष ने प्रारंभ में किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, संकोच किया, लेकिन बाद में बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और लोगों का और सलाहकारों की सलाह मान ली। उसमें सो थानेश्वर का स्वामी तो वह कन्नौज की शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बना दिया गया। अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद वह सफलतापूर्वक सो राज्य चलाने हेतु कन्नौज के भौगोलिक और राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। वहाँ से शासन करने में उन्हें बहुत ही सुविधा होती थी और जितना प्रभाव क्षेत्र था उस पर उनका प्रभाव बड़ा ही उत्कृष्ट प्रकार से चलता रहा। इसके पश्चात वल्लभी पर आक्रमण किया। ये हर्षवर्धन अपनी
हर्षवर्धन अपनी विजय अभियान के लिए वल्लभी पर एक शक्तिशाली शासक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और किया भी। लगता है कि हर्ष वहाँ के शासक ध्रुवसेन द्वितीय और ध्रुवपद पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली, जो आपको भड़ोच के गुर्जरों के शिलालेख से इस बात की पता चलता है। इसके बाद वह विजय अभियान के क्रम में एक और भी बड़ा बात किया। क्या किया? तो ऐसा आभास होता है कि पहले हर्ष ने विजय प्राप्त की और बाद में दूसरे शासकों के मदद से ध्रुवसेन ने हर्ष पर विजय प्राप्त करके और राजनीतिक दृष्टि से अपनी लड़की का ब्याह उससे कर लिया। अब ये कर दिया। इसके अलावा वह ये आपको पुक्सियन के जो युद्ध है वह पुलकेशियन के युद्ध में भी बहुत ही बारीकी रखा और हर्ष पुलकेशियन के दोनों शक्तिशाली शासक हर्ष और पुलकेशियन आमने सामने लड़ने के लिए आ गए। दोनों ही गुजरात के अनार्त क्षेत्र पर अपना अधिकार रखना चाहते थे, इसलिए दोनों का संघर्ष होना एक स्वाभाविक सी बात थी। और वह ऐसा किया और युद्ध में, लेकिन हर्ष की उस समय में हार हो जाती है, लेकिन उसको उन्होंने भूला नहीं। फिर वे उनका एक विशेषता रही थी, बिना समय गंवाए वे आगे बढ़ते रहना। इसके बाद वह नेपाल, कश्मीर, सिंध पर अभियान रखा अपने क्षेत्र के अंतर्गत करने का। ह्वेनसांग का मंतव्य है कि उसने सिंध को भी एक शक्तिशाली तथा स्वतंत्र राज्य के रूप में देखा था। ऐसा लगता है कि यदि हर्ष का सैनिक अभियान सिंध पर पहुंचा भी तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। अब ये बाण के हर्षचरित से यह भी पता चलता है कि बर्फीले पहाड़ों पर शायद नेपाल और कश्मीर से भी उसे उपहार मिले थे। और इस संदर्भ में यह भी व्याख्या की जानी चाहिए, जो किसी शक्तिशाली घराने की पहाड़ी राजकुमारी से विवाह की बात चली और विवाह भी हुआ और फिर वहाँ भी साम्राज्य स्थापित होता है। इसके बाद आपको कोंगद, मगध और उड़ीसा पर अधिकार होता है। ऐसा माना जाता है जे कोंगन और उड़ीसा पर मगध का अधिकार था, परंतु शशांक के मृत्यु के बाद भी यह संभव हो सका, ऐसा माना जाता है। मगध पर उसके बाद ही उनका कब्जा हुआ। हर्ष के साम्राज्य विस्तार के बारे में विद्वानों में तो मतैक्य है, किंतु कई लोगों ने इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर्ष के साम्राज्य में से थानेश्वर और कनौज का राज भी सम्मिलित था। बाद में उसे मगध को अपने साम्राज्य में मिलाया और उड़ीसा और कोंगद पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। तो स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के क्षेत्र में हर्ष के समान रूप से विशेषता हमेशा देखने को मिलती है। एक शासक, राजनीतिक और सेनापति के रूप में साहित्य और कला का पोषण भी वह किया, किंतु यह अगर हम कल्पना करते हैं कि हिंदू काल में हर्ष अंतिम साम्राज्य निर्माता हुआ था और उसके मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की पुनर्स्थापन के लिए प्रयत्न समाप्त हो गया, यह बिल्कुल सही नहीं जान पड़ती है। अगली 5 सदी में उत्तरी भारत के कई सम्राट जैसे प्रतिहार हुए, उदित हुए और उसके सम्राट से भी अधिक स्वामी थे। इसके अलावे लेकिन गंभीर
तथ्यों की जब चर्चा होगी तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष के बाद सो उतने शक्तिशाली व्यक्ति, उतने संगठनकर्ता, उतने बड़ा रचनाकार और साम्राज्य को बढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं मिले और इसको अंतिम ही कहना चाहिए।